नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है 2028 की परीक्षा। कांग्रेस करेगी समीक्षा। समीक्षा की जरूरत तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही नहीं, हम सभी को होती है। लेकिन एक राजनीतिक दल जो लगातार चुनावी परीक्षाओं में वैसा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है जैसी उसकी छवि है, और दिल्ली के नतीजे भी बताते हैं कि कांग्रेस को गहरे रिट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। वो दिल्ली जहां आपने 45-50 साल बहुत डिग्निटी के साथ सत्ता की कसौटी पर अपने को खरा साबित करने की कोशिश की है, सफल भी रहे, वहाँ आपकी ये स्थिति क्यों है? और देश के अनेक हिस्सों में कांग्रेस के लिए ये बात है। लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। बात मध्य प्रदेश की है, इसलिए मध्य प्रदेश पर ही केंद्रित रहेंगे। देखेंगे क्या कह रही है ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। चुनावी रेस की तैयारी में कांग्रेस ढूंढे जा रहे हैं जिम्मेदार फेस। पार्टी के सामने है 28 की परीक्षा। नेताओं प्रकोष्ठों के काम की होगी समीक्षा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को कसने की कवायद शुरू कर दी है। नेताओं को जिम्मेदारियां देने का क्रम जारी है। इस बार पार्टी अपने 35 से ज्यादा मोर्चा प्रकोष्ठों और विभागों के काम में भी तेजी लाने की रणनीति पर काम कर रही है। 2028 के विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का फोकस। एक्टिव होंगे 35 से ज्यादा मोर्चा प्रकोष्ठ और विभाग। मोर्चा प्रकोष्ठ और विभाग पर पार्टी की पैनी नजर। 28 की परीक्षा से पहले होगी इनके काम की समीक्षा। नेताओं के काम का भी कांग्रेस करेगी मूल्यांकन। संगठन को मजबूत करने में जुटे पीसीसी चीफ पटवारी। बीजेपी संगठन को टक्कर देने की हो रही तैयारी। कांग्रेस अभी से 2028 की तैयारी में जुट गई है। पार्टी का मकसद साफ है कि संगठन को मजबूत करके वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देना चाहती है। तो उसके बाद जीतू पटवारी जी कांग्रेस में हर स्तर पर सुधार कर रहे हैं, हर स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं। और मोर्चा प्रकोष्ठ जो हैं वो एक बहुत ज़रूरी अंग होते हैं, क्योंकि मोर्चे कई तरह के होते हैं जो सीधा आपको उस वर्ग से, वर्ग विशेष से, समाज से जोड़ते हैं, खासकर जो उस ग्रुप से जोड़ते हैं। उसमें रिशफलिंग होना, उसमें काम होना, उसमें सुधार होने की आवश्यकता बहुत अधिक है, जिसके लिए जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और आप देखेंगे इससे आने वाला कल कांग्रेस का होगा और कांग्रेस को मजबूती प्रदान। लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर संगठन का दंश झेल रही है। कमजोर संगठन के चलते ही 23 के चुनाव में पक्ष में माहौल होने के बाद भी कांग्रेस उसे कैश नहीं करा पाई। लगातार हार से सीख लेते हुए कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने में जुटी है। अलग अलग समाज से जुड़े नए प्रकोष्ठ राहुल गांधी का विजन घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के प्रकोष्ठों को गुटबाजी के प्रकोष्ठ बता रही है। वो पार्टी को छोड़ के अब प्रकोष्ठों पर आश्रित होते जा रहे हैं। इससे ज़्यादा खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की दूसरी नहीं हो सकती। और अभी अभी उनको जो हैट्रिक बनी है दिल्ली में, उसके लिए बधाई है उनको कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा। तीसरी बार के चुनाव में 0 पर आउट हुए वो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जब एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त इन प्रकोष्ठों का गठन किया गया था। उस वक्त पार्टी के प्रकोष्ठ अपने उद्देश्य पर खरे नहीं उतरे, लेकिन अब पटवारी इसे अपनी पलटन की ताकत बनाकर आगे बढ़ने की रणनीति पर चल रहे हैं। इसी कड़ी में काम की समीक्षा होगी। मतलब साफ है, 2028 की परीक्षा में ये समीक्षा ट्रम्प कार्ड का काम कर सकती है। एक बार फिर आपका स्वागत। कांग्रेस की चुनौती यही है कि वो कैसे अपनी रैंक एंड फाइल यानी अपने पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थन समूह के बीच एक ज्वाला पैदा करे उत्साह की, कि वो ये मान सकें। क्योंकि पहले आपको मानना होता है, जीतने के पहले, सफल होने के पहले, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। ये भाव जब तिरोहित होने लगता है तो चाहे व्यक्ति हो चाहे संगठन हो, उसके लिए लड़ाई बहुत कठिन हो जाती है। क्योंकि वो एक टाइम पास जैसा विषय हो जाता है कि अब इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, तो चलिए जिस संगठन में है चल तो रहे हैं, लेकिन आत्मा उसके साथ नहीं। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल देखिए, क्या संगठन की लड़ाई में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? ये बहुत अहम सवाल है। क्या प्रकोष्ठ और मोर्चा जीतू पटवारी की नई पलटन के साथ कदम ताल कर पाएंगे? क्या समीक्षा के सहारे कांग्रेस पार कर पाएगी 2028 की परीक्षा? हमारे जो मेहमान हैं भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। साथ ही हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, सीनियर लीडर हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व वरिष्ठ विधायक। और जी नमस्ते।
जय नागड़ा जी हैं। जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सिसोदिया जी, भूपेंद्र जी ने बड़े सम्मान से आपको प्रणाम किया है। मैं भी प्रणाम कर चुका हूं भूपेंद्र जी। जी 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 जी। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं आप सुन पाए हैं, नहीं हो पाया। आपकी विनम्रता तो स्तुत्य है ही। बहरहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों को कि इस पर शरद जी भूपेंद्र जी ने बधाई दी थी दिल्ली में हमारी जीत की। मैं आपको बहुत बधाई। इसीलिए प्रणाम किया धन्यवाद। उन्होंने, इसीलिए प्रणाम किया आपको। धन्यवाद। जी 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 जी। और देखिए, ये प्रतिमान बड़े अच्छे हैं कि राजनीति में इस तरह का सौहार्द बना रहे और विकसित होता चला जाए। कि मैं तो ये भी कल्पना करता हूँ कि मोदी जी और शाह साहब केजरीवाल जी के तथाकथित शीश महल चले जाएं, वहाँ बैठ के एक कप चाय पी के बातचीत हो जाए आपस में बैठ के। क्या बुराई है इसमें? जय नागड़ा जी, तो हो गई थोड़ी लाइटर नोट की बातें। ये बताइए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस इमरजेंस की कोशिशें कर रही है, कई बार ऐसा लगता है कि, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस से मैं क्षमा सहित ये कहूँगा कि ये कोशिशें बहुत गंभीरता से करने का प्रयास तो कांग्रेस करती है, लेकिन जिनके माध्यम से, यानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो करने की कोशिश करती है, उनके मन में वो विश्वास पैदा अभी उस तरह से नहीं हो पाया कि बीजेपी एक बहुत हिमालयन टास्क है, बीजेपी को हराना, बहुत बड़ी पार्टी है, संघ उसके साथ खड़ा हो जाता है, हम कैसे टक्कर दे पाएंगे, फिर वो लोग तो हर तरह से भारी पड़ते हैं। तो पहले ये भरोसा जरूरी है या कोशिशें जरूरी हैं, या दोनों का एक आदर्श समन्वय? ये बात सही है कि जिस तरह के हालात हैं, लगातार कांग्रेस को हर जगह पराजय का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत मनोबल तो गिरा है। और पार्टी के बड़े बड़े नेता जब इधर उधर चले गए तो फिर निश्चित रूप से छोटे कार्यकर्ताओं का विश्वास तो कम हुआ ही है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण है पार्टी का कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें उम्मीद जगाना। तो क्या ये पार्टी उम्मीद जगा पाएगी कि हाँ, हम वापस कर सकते हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ा जो दिक्कत है कांग्रेस में, एक पूरा वर्क कल्चर है, वो पूरा बदलने की जरूरत है। एक आइडियोलॉजी बनानी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लिए हमेशा हालात बिल्कुल विषम रहे हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली तो उस समय बहुत तेजी से उत्साह दिखा और ऐसा लगा कि कुछ चीजें बदल पाएंगी, लेकिन समय आया तब तक सारी चीजें बिखर चुकी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं है कि हालात अनुकूल नहीं है, लेकिन जब आखिरी समय आता है तब जाके कांग्रेस पता नहीं कि वो किस तरह से अपनी रणनीति को जो अंजाम नहीं दे पाती, और वहां आकर के अपने जो कार्यकर्ताओं की कमी है, जो टीम है, वो महसूस होती है। और इसीलिए शायद अब ज्यादा जरूरत है। और मैं तो कहूंगा कि ये बात आज से नहीं है कि जब राजीव गांधी जी थे तब उन्होंने कांग्रेस में सेवा दल की तरह एक कैडर बेस्ड पार्टी बनाने की बात कही थी। और सेवा दल का स्वरूप वही था कि ये चुनाव में सीधे तौर पे नहीं उतरेगी, लेकिन पार्टी को मजबूत करेगी। लेकिन शुरुआती तौर पे हुआ, लेकिन बाद में फिर सारी चीजें, अब कांग्रेस में जो भी है वो सिवाय महत्वाकांक्षा पाले हुए लोग हैं जो केवल टिकट तक सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह का टीम वर्क की बड़ी कमी है जैसी बीजेपी में है। तो ये अच्छी बात है कि पार्टी अपनी कमियों को महसूस कर रही है और तो दूर करने का प्रयास कर रही है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये परंपरा मध्य प्रदेश में भी देखी गई है कि दिग्विजय सिंह जी के 10 वर्ष थे तो ऐसे आरोप लगते थे कि बीजेपी के कई नेताओं के उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। और आज कांग्रेस के लिए ये कहा जाता है, जब बीजेपी का 2 दशक से ज़्यादा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का कार्यकाल रहा है, कि कांग्रेस के अनेक नेताओं के जो महत्वपूर्ण भी हैं, माफ़ कीजिएगा, वो बीजेपी से उनके रिश्ते अच्छे हैं। और ये एक रणनीति का भी हिस्सा होता है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कि धारदार नेताओं को उनकी ज़रूरत की रसद, गोला बारूद पहुंचाते रहिए और उनसे ये कहिए कि हम भी तो आपके दोस्त हैं, क्यों मोर्चा खोलते हैं हमारे खिलाफ। बराबर। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपकी तरफ आता हूँ। कांग्रेस जोर तो बहुत मार रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में आपको इसी भाव से आगे बढ़ना है। किस तरह से देखते हैं आप जीतू पटवारी जी की पलटन, जिस तरह की कोशिशें कर रही है ग्राउंड लेवल पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए? शरद जी, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये देख रहा हूँ, चिंतन भी करता हूँ, विचार भी आता है, स्वाभाविक भी है कि कांग्रेस न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में प्रयोगशाला के रूप में काम करती है। अदला बदली कांग्रेस के एक व्यवहार में आ गया है और नए नए नवाचार करने के चक्कर में स्थायित्व नहीं कर पाते हैं।
देखिए, पंचायत की बात कर रहे हैं कि पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाएगा। कभी पंचायत स्तर की बात करते हैं, कभी मंडल की बात करते हैं, मंडलम की बात करते हैं। अभी प्रकोष्ठों पे आ गए, मोर्चों पे आ गए हैं। आपकी अभी रिपोर्ट में था कि जिम्मेदार फेस ढूंढ रही है कांग्रेस, जैसा आपने कहा है। मुझे मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के पास जिम्मेदार फेस बचे नहीं है शरद जी, और यदि बचे हुए भी हैं तो उनकी कोई पूछ परख नहीं है। फिर तीसरा हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश को नेतृत्व देने वाले संगठन में हमारे जो प्रदेश प्रभारी होते हैं, शरद जी आपने तो लंबे समय से देखा है, हमारे प्रदेश प्रभारी लंबे समय तक टिकते हैं। फिर चाहे वो पूरा एक विधानसभा का चुनाव हो, फिर चाहे एक पूरा लोकसभा का चुनाव हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, वर्तमान में अभी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी है हमारे प्रदेश के प्रभारी, लगभग 3-4 महीने तक कंटिन्यू वो भोपाल में और पूरे प्रदेश में चप्पे चप्पे पर घूमते हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रभारी चलते चलते बदल जाते हैं, और जब चलते चलते बदल जाते हैं तो उनकी जो जिम्मेदारियां तय होती है वो जिम्मेदारियां भी डाइवर्ट हो जाती है, व्यक्ति भी फिर नया आ जाता। मैं अनंत कुमार जी का स्मरण करना चाहूंगा, फिर मैं यहाँ पर आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी का उल्लेख करना चाहूंगा, फिर मैं मुरलीधर राव जी का उल्लेख करना चाहूंगा, वर्तमान में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का। ये हमारे वे संगठन के पुरोधा हैं जो प्रभारी के रूप में पूरा प्रदेश का संगठन का नेतृत्व करते हैं। कांग्रेस में कब बदल दिया जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, और इसी कारण के चलते चलते कांग्रेस की स्थिति बहुत विकट होती चली जा रही है। दिल्ली के भी अगर आप परिणाम देखेंगे, आज डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन दिल्ली का अगर परिणाम देखेंगे तो देखिए 70 सीटों में से जहां तक मेरी जानकारी 68 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है और हार की हैट्रिक हो गई है। कुल मिलाकर के गुटी राजनीति के चलते ये कितना भी नए नए बात कर ले, फिर चाहे वो जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हो या उसके पहले कमलनाथ जी हो या कोई भी हो, ये गुटी राजनीति के चलते किया धराया धराशायी हो जाता है इनका, और ये उभर करके सामने आ नहीं पाते हैं। देखिए, अगर संगठन को मजबूत करना है तो हमने जिस प्रकार से रणनीति तय करी है शरद जी, हम तो बूथ पर पहुंच गए, और हमारा तो नारा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। अब ये इतने बरस पुरानी कांग्रेस की पार्टी आज पुनः समीक्षा कर करके और प्रकोष्ठों और मोर्चों की तरफ ध्यान दे रही है। मतलब इनका सोच और इनका चिंतन सिर्फ बड़े तबके और बड़े वर्ग और बड़े स्टेशन पर है। मतलब मंडल पे हो सकता है, या जिले पे हो सकता है, या प्रदेश में हो सकता है। ये अभी भी मोर्चों प्रकोष्ठों के माध्यम से नीचे तक जाने की स्थिति में नहीं आए हैं। इसी कारण कांग्रेस की दुर्गति होती चली जा रही है। जी भूपेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी, पहले तो मैं यशपाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अब भाजपा में ऐसे कोई नेता बचे नहीं हैं जो हमारा भी भला सोचते हैं, और उन्होंने बड़ा भला सोचा और अच्छी समीक्षा की। मैं तो सोच रहा था कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहा है, तो हमें उन्होंने जो भी आलोचना की है उसको मैं शिरोधार्य करते हुए अपनी बात करूँगा। वो ये है कि निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने हमारी संगठनात्मक कमी को स्वीकार किया है, और स्वीकार कमलनाथ जी के समय ही कर लिया था। और तभी हम जो है, हमारा जो संरचना थी वो रेवेन्यू ब्लॉक के आधार पर थी, और रेवेन्यू ब्लॉक को हम लेकर उस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते थे जिसके डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज़ करते थे। कालांतर में जाकर हमने ये महसूस किया है कि जो है संरचना हमारी विधानसभा के स्तर पर होनी चाहिए, और विधानसभा में जो जो ब्लॉक बनते हैं या जो जो चीज़ें होती हैं उसके आधार पर होनी चाहिए, और पोलिंग बूथ पर होनी चाहिए। इसीलिए तो हमने मंडल बनाए, मंडल के नीचे सेक्टर बनाए। कमलनाथ जी ने बहुत प्रयास किया, वो अपने भाषणों में भी पब्लिकली इसको स्वीकार करते थे और कहते थे कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, विचारधारा के रूप में वो हमसे बहुत पीछे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई उनके संगठन से, उनकी संरचना से है। तो बिल्कुल सही कहते थे, और इस बात को हमें स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। इसीलिए कमलनाथ जी ने जब प्रयास किया तो हम 6 महीने की मेहनत में खड़े हुए, और आपकी जो है सरकार को हमने जो है धराशायी भी किया। भले हम 15 महीने टिके, और आपके प्रयासों से, आपके धन बल से, आपके जो है दूसरे कुटिलताओं से हमारी सरकार गिर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें जो है, हम जिस तरीके से कर रहे हैं, एक तो ये गलत धारणा शायद किसी बयान के कारण बन गई होगी कि हम कोई प्रकोष्ठों तक सीमित हैं। हमारी संरचना जो है वहीं जाने वाली है जहाँ पर अपेक्षा कर रहे हैं हमारे से यशपाल सिसोदिया जी, और उसको करने के लिए हमारे तरीके भी बिल्कुल नए होंगे। हमने निश्चित रूप से समझने में देर की कि जो नया ज़माना है, नए तरह की जो रेडियो टेक्नोलॉजी के जिससे निकलकर अभी हम जो है ऐप की टेक्नोलॉजी में पहुंच गए हैं, तो उसी हिसाब से हमारी जनरेशन्स भी बदली हैं, उनकी सोच भी बदली है, और उनकी अपेक्षाएं भी राजनीतिक दल से बदली हैं। इनको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं,
और इनको हम जब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हमने जो है ये केवल समीक्षा तक सीमित नहीं है, हम जो है अब टास्क पर पहुंच गए हैं। हर 15 दिन में हमारे जो है हम टास्क देंगे लोगों को और उसकी समीक्षा होगी और हर 15 दिन में उसकी रिव्यू होगी, रीस्ट्रेटजाइज होगा और उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो है कभी आप 40, 50 साल, 60 साल आप भी चुनाव हारे हैं, हम भी चुनाव हार रहे हैं 10, 15, 20 साल से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लोकतंत्र है ये। और आप अगर सोचते हैं कि हम अभी नहीं जीत पाएंगे चुनाव तो आप और चुनाव जीत जाएंगे, मगर हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जय जी, अगर हम थोड़ा मूल्यांकन करें, 2003 के चुनाव की तरफ चलें तो सड़क, बिजली, पानी, बीएसपी फैक्टर पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बड़ा ज़बरदस्त चुनाव लड़ा। आपको याद होगा, आप भी उस जनरेशन के हैं जब हम लोग युवा थे उस समय, अभी भी युवा हैं, लेकिन उस समय जो चुनाव हमने देखा वो ज़बरदस्त चुनाव था। उसके बाद 14 महीने की सरकार बनती ज़रूर है 2018 में, लेकिन वो बहुमत की सरकार नहीं थी। बीजेपी और कांग्रेस में बहुत 5 सीटों का अंतर था, महज 5 सीटों के अंतर से सरकार बना ली और गठजोड़ की एक सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर वो हिलती डुलती रहेगी। आखिर क्या वजह है कि क्या मुद्दों को उठाने में कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं बना पाती है बड़ा? क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी ये आरोप लगता है कि अंबानी अडानी के अलावा कोई बड़ा मुद्दा बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नहीं उठा पाई है। और मध्य प्रदेश में भी अगर आप 2003 से अब तक का सफर देखें तो कई मुद्दे उछलते हैं, व्यापम उछला, डंपर उछला, तमाम बातें हुई, लेकिन कांग्रेस किसी भी मुद्दे को कहीं सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा तक आग लगाने की स्थिति में, आग लगाने से मेरा मतलब ये है कि लोगों के मन की आग को प्रज्वलित करने की तरफ नहीं बढ़ पाई है। शरद जी, ये बात सही है कि कांग्रेस लंबे समय तक जब सत्ता में रही तो उसकी जो ताकीर है सत्ता में रहने की है, और विपक्ष की जो भूमिका, जो धारदार भूमिका जिस तरह से बीजेपी निभाती आई है वो कांग्रेस कभी निभा नहीं पाई। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं आए, मुद्दे बहुत सारे आए, लेकिन कांग्रेस के पास में वो चूंकि वो ताकीर नहीं है, वो आक्रामकता नहीं है, इसलिए वो शायद इन चीजों को उस तरह से बना नहीं पाई। जबकि आप जो 2004 के चुनाव की बात कर रहे थे, जिस समय उमा जी ने उस समय पूरे प्रदेश में दौरे किए थे और सड़क, बिजली, पानी को लेकर के पूरे प्रदेश में लोगों के आक्रोश को पूरा केंद्रित कर दिया था जी, वो काम कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं कर पा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पे ये होता है कि जहां तक प्रकोष्ठों की बात है, ये हमने आपने सब देखा है, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, कांग्रेस भी इसको स्वीकारेगी। ये सारे प्रकोष्ठ केवल लेटर पैड तक सीमित होते हैं। जिस दिन कोई प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनता है, उस शहर में कुछ होर्डिंग लग जाते हैं, इसके अध्यक्ष बनने पे, इसके मनोनयन पर बधाई, आभार, और उसके बाद वो प्रकोष्ठ कहाँ जाते हैं और उनकी क्या भूमिका रहती है, ये नहीं। तो कांग्रेस में दिक्कत यह है कि जो कार्यकर्ता उसका यदि हम शब्द कहें तो वो कहीं दिखता नहीं। हर कोई नेता है, हर कोई टिकट का दावेदार है, तो कांग्रेस में वो कहीं ना कहीं माहौल बनाना पड़ेगा, वो पूरा उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के शायद कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने लंबे अरसे तक राज किया है, उसके पास वो आज भी उस विचारधारा के साथ जुड़े होंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरह से गुटों में बटी है कांग्रेस, उसने सबसे ज्यादा नुकसान किया है और उसको थाम पाने में आज भी नाकामयाब है। बिल्कुल। यशपाल जी, मुझे याद है 2007-8 का एक स्टेटमेंट था सुंदरलाल पटवा जी का, जो अब बस दुनिया में नहीं है, सीनियर लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री। उनसे पूछा गया था कि कई बार बीजेपी अपनी ही सरकार को सदन में और सड़क पर सवालों के घेरे में क्यों खड़ा करती है, बीजेपी के ही विधायक सवाल उठाते हैं। तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था कि हमारी विपक्ष में रहने की आदत अभी गई नहीं है। अब ये अलग बात है कि 2020 के बाद से मैंने देखा कि अब तो कांग्रेसी कल्चर तो नहीं कहूँगा उसको, लेकिन हाँ, अब ये आदत चली गई है, क्योंकि मैंने 2014-15 तक सदन में भी देखा है कि ईश्वरदास रोहाणी जी, जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, वो भी इस तरह की परिस्थितियों को लेकर आगे बढ़ते मैंने अनेक बार देखा, जब बीजेपी के 5-5 विधायक मंत्री जी को पकड़ लेते थे। तो ये सही बात है कि आपकी आदत विपक्ष में रहने की लंबी है, और मैंने ये भी सुना है कि 2025 की बैठकों तक आपके कई कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता ये कह के निकल जाते हैं अभी भी प्रणाम करके कि भाई साहब, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। ये परंपरा बीजेपी की है कि वहां बात अंदर की बैठक में बड़ी जबरदस्त तरीके से कह दी जाती है, लेकिन सम्मान से। लेकिन क्या आपको लगता है ये बनी रहेगी? नहीं तो फिर कांग्रेस की तरह चुनौतियों का सामना ना करना पड़े।
नहीं शरद जी, ऐसा नहीं है। संगठन के भीतर की बैठक हो या विधायक दल की बैठक के अंदर का मामला है, सदन में सरकार के उन व्यवस्थाओं में कमी को लेकर के अगर कोई प्रश्न आता है और सत्ता पक्ष का विधायक उठाता है और उसके ऊपर अगर कोई लाइन बनती है, उसके ऊपर कोई सरकार निर्णय कर देती है, तो ये तो जनहित के मुद्दे हो जाते हैं। और देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है कि हम बात कहते हैं, लेकिन संगठन जब इस बात को लेकर के समझाइश भरे स्थिति में अगर समझाता है तो समझ भी जाते हैं। कांग्रेस में देखिए, अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो कार्य व्यवस्था है, हम उस दिशा में जा रहे हैं। फिर चाहे प्रकोष्ठ की बात हो, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की बात हो। मैं शरद जी बताना चाहता हूं कि जब हमने मिस्ड कॉल से सदस्य बनाने की बात करी, हम जब डिजिटल और फिजिकल हम गांव में पहुंचे, तो कांग्रेस ने हमारी हंसी उड़ाई। आज विभिन्न प्रकोष्ठों को लेकर के, हमारे प्रकोष्ठ तो बहुत लंबे समय से है गुप्ता जी, और मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है आदरणीय गुप्ता जी कि आपकी इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी है, आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन की देखा देखी आप लोग कर रहे हैं। और अगर आप देखा देखी कर रहे हैं तो आप सफल भी कहां हो रहे हैं। आप असफलता सिर्फ इसलिए प्राप्त कर रहे हैं, जैसा जय जी ने बताया कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। आप कितना ही कर लें, और जिस प्रकार से मोर्चों और प्रकोष्ठों की समीक्षा करके गठन किए जाएंगे, तो जय जी ने बहुत ठीक बात कही है कि वो पोस्टल बैनर तक सीमित रहेंगे, स्टेटमेंट तक सीमित रहेंगे, लेटर हेड तक सीमित रहेंगे, और टोल नाकों पर उसका टोल न लगे, बड़ी परेड लग करके निकल जाएगी। ये संगठन से, ऐसा संगठन से काम नहीं चलता है। हमने अगर नीचे उतर करके बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मोर्चे प्रकोष्ठ शरद जी बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। और संगठन में भी हमारे जो मंडल की कार्य समितियां होती है, हमारे जो जिले की कार्य समितियां होती है, वो नित्य नए अभ्यास करती है। और हमारे यहाँ तो अब तो ये स्थिति हो गई शरद जी हमारे कि हर महीने की आखिरी रविवार को हम बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को भी सुनवाते हैं और खुद भी सुनते हैं। और वर्ष भर के जो 6 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं वो हम बूथों पे मनाते हैं। फिर जब अम्बेडकर जी की जयंती हो, दीनदयाल उपाध्याय जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, आदि आदि। जी। तो हमारे संगठन की कार्य करने का तौर तरीका बहुत अलग है शरद जी। कांग्रेस को इतने लंबे बरस के बाद भी अभी तक संगठन का भान और ज्ञान नहीं है। भूपेंद्र जी, एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक समाचार पत्र में रहा, गुफरान आज़म आपकी पार्टी के सीनियर लीडर, और एक खबर कुछ ऐसी छपी कि दिग्विजय सिंह जी ने उनको स्नब किया है, उनको झिड़क दिया। गुफरान आज़म अखबार के दफ्तर आ जाते हैं और कहते हैं कि दिग्विजय सिंह से मेरे रिश्ते कैसे हैं आपको मालूम है, भोपाली के ख़ास अंदाज में, भोपालियत में। आप ये कह रहे हैं, आपका अखबार ये कह रहा है कि मुझे झिड़क दिया। मैं तो उनका दरवाज़ा ऐसे सलीके से खोलता हूं कि उठ के देखते हैं मेरी तरफ, वो मुख्यमंत्री जब तक रहे। ये किसी भी पार्टी में जब तक ये आब ताब रहता है, आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता में ये बात है कि मैं तो क्या आया मुख्यमंत्री जी भाई साहब को, भाई साहब का ठेका लगता है, यशपाल जी जानते हैं बीजेपी में, मैं तो क्या आया मुख्यमंत्री जी भाई साहब को, जो करना हो कर लो भैया, अपने को आप कोई लेना देना नहीं है बहुत सारी चीज़ों से। आपके यहाँ क्या ऐसे लोग कम हो गए बहुत? देखिए, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग बहुत हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हुई हैं, यशपाल जी ने भी बड़ी बातें करी, और वो बातें जो है, अब मैं आलोचना नहीं करूँगा, मनन करने की हैं, करेंगे हम मनन उस पर। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये गलतफहमी आप दिल से निकाल दीजिए कि हम लोग चुक गए हैं। अभी हम आपको फिर पटक नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, और इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो है 1975 में जब आप युवाओं को गालियाँ दे रहे थे, तब हम जो है 1 बूथ और 10 यूथ के काम कर रहे थे। इस हिंदुस्तान में आपने आज बातचीत चालू की है झाड़ू लगाने की, सफाई करने की। हम 1975 में सैनिटेशन प्रोग्राम चला रहे थे। आज आप बात कर रहे हैं जिन चीज़ों की, वो काम हम कर चुके। और आप अपने पन्ने पलट कर देखेंगे अगर कागज़ों के, अखबारों के, तो आपको अपने चेहरे भी दिखाई पड़ेंगे कि आप इसकी आलोचना में खड़े हुए थे। हमने हिंदुस्तान का हर रंग देखा है, और उस हर रंग में हमने अपनी भी तूलिका से रंग भरे हैं। तो हमें इस बात की चिंता नहीं है। आपको सरकार, आपको जो मौका मिल रहा है सत्ता करने का, इसलिए मौका मिल रहा है कि हमने कहीं गलतियाँ की हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप कोई बहुत नवाचार करते हैं। आप तो उसी ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और नफ़रत की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते भी रहेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जो है, हम नवाचार करने में हम लेट हो गए, इसका मज़ा आप लूट रहे हैं। आप लूटते रहिए, हम आपका पीछा करते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
और लेकिन जो है आपने जिन बातों को इंगित किया जी है, हाँ, जी हाँ। निश्चित रूप से विचार करें, किया जाएगा, उन पर करना भी चाहिए हमें एक करना ही दल चाहिए। के रूप जी, में। जी। तो आपका मैं पहले धन्यवाद करता हूँ उस छोटा बात सा के लिए। कमेंट लूंगा, वक्त कम है। और जय नागला जी का। हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और जी, आप जी। देखिएगा कि हम इसी के नेतृत्व में, ये जो नौजवान नेतृत्व हमारे पास है, हम इसमें जैसे जय जी, हमने बहुत- आपको विजयपुर में पलटाया कम वक्त वैसे ही है, हम प्रदेश में कम वक्त पलटाएंगे। है। कई बार एक नॉस्टैल्जिया जो अंग्रेजी का शब्द है, जिसको कहा जाता है अतीत का विरह, अतीत की यादें, कांग्रेस कई बार उस राजा की तरह प्रतीत होती है जिसका वैभव, मैं ये नहीं कहूँगा लुट गया है, लेकिन बहुत कम हो गया है। तो वो नॉस्टैल्जिक होती है, वो अतीत की तरफ जाती है, कहती हम ये सब देख चुके हैं, हमने इससे भी अधिक किया है। ये सही बात है, लेकिन वो अतीत था, है और होगा, इसकी तरफ कांग्रेस को जाना है। जो आपने किया निश्चित तौर पर उसको देश भी जानता है, उसको बीजेपी भी जानती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन वो था, अब है और होगा में कर्म की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। भूपेंद्र जी ने जिस तरह से बात कही, मुझे वाकई उम्मीदें जगाने वाली है। जिस बड़े मन से उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है ये कमियां हैं और हमारी कहीं कमियां रही हैं और उसको दूर कर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यदि आप अपनी कमियां स्वीकारते हैं तो ही आप उसे दूर कर सकते हैं, और ये बड़ापन ही कांग्रेस को शायद आगे का रास्ता दिखाए। और जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं कि नहीं हम जहाँ हैं और ठीक है, तो फिर सारी आपकी आगे की ग्रोथ रुक जाती है। तो मुझे लगता है कि ये यदि भाव है तो कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल आपने सही कहा जय जी, लेकिन कांग्रेस में ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा, बीजेपी में भी ये आरोप लगते हैं, लेकिन कांग्रेस में अधिक लगते हैं बीजेपी की तुलना में, कि अच्छी बात कहने वाले अपने स्थान पर ही रहते हैं और जो इधर उधर की गणेश परिक्रमा और तमाम तरह की व्यवस्था रखते हैं वो आगे निकल जाते हैं। भूपेंद्र जी देश के एक लीडिंग संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके अपना जो उनका ब्रेड एंड बटर है उस काम को भी करते हैं। पार्टी के कमिटेड वर्कर हैं परंपरा से। इनके पिताजी उन व्यक्तियों में से रहे जिन्होंने नेहरू जी को सेवा दल कार्यकर्ता के तौर पर रोक दिया था कि विधिवत बैज नहीं लगा है, और नेहरू जी बहुत आश्चर्य से, वाह नौजवान तुम्हारी ये शक्ति है, बहुत बढ़िया। ये उस परंपरा से हैं, लेकिन अगर इनको यहीं बिठाए रखेगी पार्टी तो ये भी अच्छा नहीं है। चुनना चाहिए, निष्पक्ष प्रणाली होनी चाहिए, पहुंचना चाहिए उस श्रेष्ठ कार्यकर्ता तक और उसको कहना चाहिए आप आगे आइए, अपनी भूमिका देखिए। इससे बाकियों को भी मैसेज जाता है और कांग्रेस के लिए भी ये एक अच्छी बात है कि आप अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, जो केदारनाथ सिंह की कविता की तरह की मौसम चाहे जितना खराब हो लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ती कविताएं, वो किसी अदृश्य खिड़की से हर आते जाते व्यक्ति को देखती हैं और बुदबुदाती हैं धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसे धन्यवाद करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रणाम पार्टी को करना चाहिए। आप तीनों का, मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए हमारी खास पेशकश अफसरनामा, छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अरुण देव गौतम से खास बातचीत। 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं अरुण देव, जरूर देखिए, बहुत दिलचस्प बातचीत। नमस्कार।